एडिटर्स राउंड टेबल में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं फूड प्रोसेसिंग मंत्री हरसिमरत बादल। स्वागत है आपका। थैंक यू। एक बड़ा वादा मोदी सरकार का यह है कि 2022 से पहले किसानों की आमदनी दोगुनी होगी। इस वक्त हम हाफवे स्टेज पे हैं। क्या आपको लगता है कि किसानों की आमदनी दोगुनी करने की दिशा में जो कदम उठाने चाहिए थे वो उठा लिए गए पर्याप्त? देखिए, 2022 में अभी 5 साल पड़े हैं और पहली बारी किसी सरकार ने एक निशाना लिया है कि 5 साल के अंदर किसी काम को मुकम्मल करना है। और पिछले 3 सालों में लगातार जहां एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने बहुत कुछ किया है, चाहे वो फसल बीमा योजना हो, चाहे नीम कोटेड यूरिया हो, मैं समझ सकती हूं और मैं कहती हूं कि फूड प्रोसेसिंग, खाद्य प्रसंस्करण एक वो सेक्टर है जो एक पिवटल रोल प्ले करेगा ये किसानों की आमदन को बढ़ाने में, फॉर द सिंपल रीजन कि इस सरकार ने इस सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए पिछले 3 सालों में जो काम किया है और जैसे ये सेक्टर बढ़ रहा है एग्रीकल्चर मैन्युफैक्चरिंग से भी ज्यादा तेज रफ्तार में, वो दिन दूर नहीं कि जितनी ये इंडस्ट्री बढ़ेगी उतनी किसान की फसल की डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि इस इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल किसान की फसल है। तो किसान को जो मंडी में सही रेट नहीं मिलेगा, पास की प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में उसके पास अल्टरनेटिव एक मार्केट जब होगा तो एक जब डिमांड बढ़ेगी तो उसको अच्छी कीमतें भी बढ़ेंगी। लेकिन हमारा निशाना ये कि हर किसान वैल्यू एडिशन की तरफ चले, ताकि जो बिकता है बाजार में वो बेचे, लेकिन अपने पास से भी वो कुछ वैल्यू एडिशन करके अपनी आमदन को बढ़ा सके। और इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए पिछले 3 सालों से हम लगातार फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय में आप अपनी सबसे बड़ी उपलब्धियां क्या मानते हैं? सबसे पहले मैं कहूंगी कि 3 सालों में हमने एक एनवायरनमेंट बनाया है जिससे फूड प्रोसेसिंग को बढ़ावा मिले। राइट फ्रॉम पहले साल जो 2000 करोड़ का कॉर्पस क्रिएट किया नाबार्ड में सस्ते ऋण के लिए, पॉलिसी चेंजेस बनाई गई, इसको प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में डाला गया, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन में मेगा फूड पार्क्स हो, कोल्ड चेन हो या 6000 करोड़ की अब संपदा की स्कीम हो, और सबसे रेवोल्यूशनरी और क्रांतिकारी आइडिया जो पिछले साल में 100% एफडीआई एंड मल्टी ब्रांड रिटेल ऑफ फूड विच इज प्रोड्यूस्ड एंड ग्रोन इन इंडिया, अब मार्केट भी एक हमारा बन जाए, जिससे ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने का और एनवायरनमेंट क्रिएट करने का जो हम काम कर रहे हैं उसको बेचने का एक रिटेल मार्केट भी एक पूरी चेन को कंप्लीट करेगा। और इस दिशा में हमने पिछले 3 सालों में काम किया है और मैं ये कह सकती हूं कि 2 साल जो हमारे बाकी पड़े हैं, हमारे सारे जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर ये ग्राउंड हो जाएगा और इसका नतीजा सामने आने। एक सवाल जो लोगों के जहन में बार बार इस देश में आता है वो है कि आप पंजाब से आती हैं, पंजाब से भी देश के अन्य राज्यों से तस्वीरें आती हैं, गेहूं सड़ रहा है जी, जो अनाज है वो सड़ रहा है। आज भी फूड ग्रेनरीज को लेकर, स्टोरेज को लेकर हम वहां नहीं पहुंच पा रहे हैं जो कि रिक्वायरमेंट है देश में। क्या हुआ है, क्यों वो नहीं हुआ है जो होना चाहिए कि ये सब रुक सके? देखिए, ग्लोबली तीसरा हिस्सा 1/3 फूड वेस्टेज सारी दुनिया में होता है, लेकिन जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनका ज्यादातर प्लेट में होता है। हमारे देश में यह ज्यादा हार्वेस्ट, ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज के स्टेज पे होता है और इसीलिए हम विदेशियों से जिन्होंने ये चीजें अपनी स्ट्रीमलाइन करें, हम उनसे सीख के इसको दूर कर सकते हैं। तो इसमें कोई शक नहीं कि हमारे देश में वेस्टेजेस ज्यादा हैं और इसका सबसे बड़ा कारण है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। इंफ्रास्ट्रक्चर इसलिए कम रहा है क्योंकि ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो बिल्कुल कैपिटल इंटेंसिव है, मतलब लगाने में पैसे तो किसी और इंडस्ट्री की तरह लगते हैं, लेकिन सिर्फ सीजनल चलती है क्योंकि इसमें पेरिशेबल्स उगते हैं और वो एक सीजन में ही आते हैं। लेकिन आपको इंडस्ट्री सारा साल चलानी होती है, इनपुट कॉस्ट सारा साल होता है और चलेगी तभी जब रॉ मटेरियल आएगा। इसी कारण आज हमारा देश तो सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फूड है। हम पूरी दुनिया में दूध में 1 नंबर हमारा उत्पादन है, फ्रूट्स, वेजिटेबल, सीरियल्स में हम दूसरे नंबर पे है, मरीन में हम दूसरे, लेकिन सिर्फ हम 10% अपना फूड प्रोसेस करते हैं, जब मलेशिया और थाईलैंड जैसे छोटे छोटे देश 70-80% करते हैं। सो इस इंडस्ट्री को बढ़ावा देना बहुत जरूरी था, क्योंकि इस इंडस्ट्री में जितनी प्रोसेसिंग बढ़ेगी उतनी ही वेस्टेज घटेगी। और ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो बहुत सारी आजकल की जो प्राइम इश्यूज हैं उसको एड्रेस करती है। आपने वेस्टेज की बात करी, जितनी प्रोसेसिंग होगी वेस्टेज कम होगी, उतनी ही अवेलेबिलिटी जब ज्यादा होगी आपको एज कंज्यूमर इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहेगा, क्योंकि अवेलेबल सही दामों पे मिलेगी। ये वन ऑफ द हाईएस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेटर है ये सेक्टर फूड प्रोसेसिंग वाला। आज हमारा 50% आबादी यूथ का 25 साल से उम्र की कम पे है जो नौकरी ढूंढते हैं, ये सबसे हाईएस्ट जनरेटर है। किसानों की आमदन को दुगना करना, रेवेन्यू जनरेट करना, तो ये सारी चीजों को देखते हुए कि एक तरफ देश की आबादी बढ़ रही है, बाय 2050 आज जितना खाना हमारे पास है 70% और हमें चाहिए होगा, तो वेस्टेज की कोई गुंजाइश नहीं है।
और मेरे मंत्रालय का निशाना यही है, फ्रॉम प्रोडक्शन टू कंजम्पशन सीमलेस ट्रांसफर विद जीरो वेस्टेज। ये संपदा स्कीम जो अभी 2 हफ्ते पहले ऐलान हुई है, सप्लीमेंट एग्रीकल्चर, संपदा स्टैंड्स फॉर सप्लीमेंट एग्रीकल्चर, मॉडर्नाइज प्रोसेसिंग, डिक्रीज एग्री वेस्ट। इस निशाने को लेके हम ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर ग्राउंड पे क्रिएट करने के लिए काम कर रहे हैं जिससे वेस्टेज घटे, एग्रीकल्चर इनकम बढ़े और रेवेन्यू जनरेशन भी। आपने अभी जिक्र किया एफडीआई का, जिसको गेम चेंजर कहा जा रहा था, और मैंने हाल ही में आपका स्टेटमेंट पढ़ा, उसमें आपने कहा कि कुछ और चीजों की जरूरत है। ऐसी कहां पर कमियां रह गई? आप चाहें तो फैक्ट्स करेक्ट कर सकती हैं मेरे, जैसे अमेजॉन हो गया, मेट्रो हो गया, कैश एंड कैरी हो गया, ग्रोफर्स हो गया, इनको अभी भी गो हेड का इंतजार है। वॉलमार्ट ने अपने आप को विड्रॉ कर लिया है। वो कमियां कहां रह गई? देखिए, एफडीआई हमारे फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में लगातार पिछले सालों से बढ़ता जा रहा है। पिछले 3 साल जी आप देखें, पिछले साल और इस साल से तो 40% इंक्रीज ऑलरेडी हो गया। अभी साल खत्म भी नहीं, अभी आधा शुरू ही मसा हुआ है, लेकिन देयर हैज बीन अ 40% इंक्रीज फ्रॉम लास्ट ईयर। जहां मल्टी ब्रांड रिटेल की बात है, तो दिस वाज अ पॉलिसी जो हमारी सरकार ने पिछले साल अनाउंस किया, और इसकी कॉमर्स मिनिस्ट्री में जो इसकी गाइडलाइंस थी वो जून जुलाई में जाके निकली। और जून जुलाई के बाद आपने देखा है कि अमेजॉन ने 3,500 करोड़ ऑलरेडी कमिट कर दिया है और क्लियरेंसेज के लिए कॉमर्स मिनिस्ट्री डीआईपीपी में अप्लाई कर दिया है, ग्रोफर्स ने एक बिग बास्केट में, और एक अमेजॉन जैसा जो ई कॉमर्स करते हैं, अब उन्होंने कमिटमेंट जो दी है कि हम ब्रिक एंड मोर्टर भी लगाएंगे। तो आई थिंक दिस इज एन इंडिकेशन कि इस सेक्टर में कितना पोटेंशियल है, और इसमें कोई शक नहीं कि दिस काइंड ऑफ इंटरेस्ट हैज बीन जनरेटेड वर्ल्ड वाइड। हाँ, कुछ इश्यूज आए हैं जब मैंने इस मल्टी ब्रांड रिटेल के बारे में विदेशों में जाकर जब मैंने बात करी बड़े रिटेलर से, तो अक्सर वहां की रिटेल शॉप्स में सिर्फ फूड नहीं, फूड प्लस अदर होम केयर प्रोडक्ट्स भी होते हैं, और उनका ये कहना था कि फूड में क्योंकि बहुत छोटे मार्जिन होते हैं, बहुत टाइट मार्जिन होते हैं, जब आप उसको एक्सपेंसिव करें तो कोई खरीदता नहीं है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर इनपुट बहुत ज्यादा होता है क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी दुकानें होती हैं, और फिर मार्जिन कम होते हैं, इट डजंट मीट दी ओवरहेड्स। उनका एक सेट मॉडल होता है फूड प्लस अदर आइटम्स, और दूसरे आइटम से उनका मार्जिन निकलता है, और इस मॉडल को वो वर्ल्ड वाइड रेप्लिकेट करते हैं। तो अब हिंदुस्तान में जब एक ये ओनली फूड अलाउ किया गया, तो उनको एक नया मॉडल और उसकी वायबिलिटी, फाइनेंशियल वायबिलिटी अलग से। आप ऐसा क्यों नहीं करती कि प्रधानमंत्री से बात करें और कहें कि ये फूड प्लस मॉडल नहीं चल रहा, फूड प्लस मॉडल अलाउ करना चाहिए? जी, तो मैंने स्टेक होल्डर से बात करने के बाद, ये मल्टी ब्रांड रिटेलर से बात किया, अपने इंडस्ट्री से बात किया, सबसे बात करने के बाद मैंने प्रधानमंत्री जी को लिखा कि आज हमारे देश में सबसे ज्यादा जरूरत है किसान की आमदन को बढ़ाने के लिए और वेस्टेज घटाने के लिए। उसके लिए किसान को इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, क्योंकि अक्सर सुनने को आता है कि उसको जब फसल आती है इतनी ग्लट होती कि जो दाम मिलता है उसको मंडी में जाके बेचना होता है, और कभी कभी तो वो दाम इतना कम होता है कि वो खेत में ही छोड़ देता है, लेकिन उसी 2-3 महीने बाद 4 गुना दाम में वही फसल बिकती है। तो इफ ही हैड सम इंफ्रास्ट्रक्चर, वो भी 1-2 महीने अपना बचा के तब बेच सकता था। तो व्हाई नॉट हम ऐसा अलाउ करें कि जो विदेशी लोग अपना मल्टी ब्रांड की दुकान खोलते हैं, रिटेल आउटलेट खोलते हैं, whatever amount they invest at farm gate level, उसका कुछ परसेंटेज, चाहे 20% हो चाहे 25% हो, उस अमाउंट का आप उनको होम केयर प्रोडक्ट्स आप उनको और अपने दुकान में सेल करने दें, दैट ऑल्सो विच इज मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। एक तो जॉब्स क्रिएट होंगे और दूसरा किसान का इंफ्रास्ट्रक्चर होएगा, एंड सेकेंडली आई बिलीव एज कंज्यूमर जब हम भी कोई सब्जी या फल लेने जाते हैं, जो हमने अपना साबुन या टूथपेस्ट लेना, हमको नहीं चाहिए कि फिर गाड़ी कहीं और पार्क करें और दूसरी दुकान में जाए। तो जैसे आप जानते हैं कि ये सारी चीजें ये कॉमर्स मिनिस्ट्री डिसाइड कर दिया, और दी पॉलिसीज आर मेड बाय कॉमर्स मिनिस्ट्री। सो एफडीआई वाज माय सजेशन, बट द पॉलिसी वाज मेड बाय कॉमर्स। दिस सजेशन आई हैव सेंट अहेड। आई थिंक कॉमर्स मिनिस्ट्री इज कंसिडरिंग इट, एंड व्यू विल बी टेकन वेरी शॉर्टली। आपकी इंडस्ट्री जो है बहुत लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है। पिछले 3 सालों में स्किल डेवलपमेंट के लिहाज से क्या कुछ हुआ है इसमें? देखिए, सबसे पहले तो स्किल डेवलपमेंट का एक अलग मंत्रालय पहली बारी किसी सरकार ने खोला है, और हर एक मंत्रालय को ये डायरेक्शंस भी दी गई हैं कि आप अपने अपने सेक्टर में स्किल डेवलपमेंट के लिए आप पूरा फोकस दीजिए और बताइए क्या करेंगे। अब जैसे मेरे मंत्रालय में फूड प्रोसेसिंग के जितने सेक्टर्स हैं, डेयरी, मरीन, फ्रूट्स, वेजिटेबल, सीरियल, जितने अलग अलग सेक्टर्स हैं, मिल्क, हमने सबसे पूछा कि जब आप किसी को हायर करते हैं आप कौन सी स्किल्स ढूंढते हैं, और वो क्या क्या स्किल्स वो ढूंढते हैं वो जब हमें लिख के देते हैं, तो हमारा निफ्टम जो हमारी यूनिवर्सिटी है उसने उसका एक कोर्स कंटेंट बनाया और हम वो स्किल इम्पार्ट कर रहे हैं। तो पिछले कुछ समय में जैसे बेकरी में तकरीबन 70,000 लोगों को हमने ट्रेनिंग दे दी अक्रॉस ऑल स्टेट्स।
तो ऐसे करके ओवरऑल नंबर्स क्या होंगे इसके? ओवरऑल नंबर्स क्या होंगे? एक्चुअली शुरू में ऐसे हुआ था, फिर बीच में डिसीजन दी गई कि ओनली स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री वुड बी इन चार्ज ऑफ ऑल द स्किल सेक्टर्स। सो बीच में थोड़ा वो स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री सारा टेक ओवर कर रही थी, बट आई थिंक देयर इज अगेन ओवरलैप, इसके बीच में कोई ओवरलैप आ रहा है? नो, देयर वाज अ लॉट ऑफ ओवरलैप, क्योंकि हर एक मिनिस्ट्री के पास कुछ स्किल डेवलपमेंट का बजट था। And the idea of creating the skill development ministry was that there would be one ministry which would look at across all and everybody would give फूड their. में भी यही दिक्कत है, 3 अलग-अलग मिनिस्ट्रीज हैं जो कि फूड के अलग-अलग हिस्सों से ताल्लुक रखती है। आपको नहीं लगता कि एक जो मोदी जी का मंत्र है कि मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, तो ऐसे में सबको मिला देना चाहिए? देखिए, शुरू में जब सरकार बनी तो मोदी जी सेड वेरी क्लियरली एट दैट टाइम दैट आपको अलग-अलग मंत्रालय मिले, बट आई डोंट वांट यू टू वर्क इन साइलोज, यू हैव टू वर्क in tandem with each other. आपका कोई इशू हो तो आप दूसरे के साथ बात करिए। And I think a classic case will be when I took over this ministry, the entire industry, not just in India but even abroad, came to me and said, आप कहते हैं फूड प्रोसेसिंग और करिए, लेकिन हमारे पास तो कोई प्रोडक्ट अप्रूवल्स ही नहीं मिलते। FSSAI ने हमको इतना दुखी किया हुआ है कि एक 1.5 साल तक कोई क्लियरेंसेज नहीं मिलती है। अब FSSAI हेल्थ मिनिस्ट्री के अंडर थी, लेकिन मुझे खुशी है कि हेल्थ मिनिस्टर के साथ काम करके द मोमेंट इट वाज पॉइंटेड आउट टू मी, वी वर्क टुगेदर and FSSAI has done such a brilliant job that in last 1 year we have not only got rid of that obsolete way of things that were done up till now, but harmonized ourselves with international way of doing things. हमने एक कोडेक्स को अपना के अब प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट अप्रूवल को छोड़ के इंडियन इंग्रेडिएंट अप्रूवल की तरफ जैसे दुनिया में होता है उसको अडॉप्ट किया, और अब कोई उसके FSSAI के इश्यूज के बारे में कोई बात भी नहीं करता क्योंकि उसको सारा स्ट्रीमलाइन कर लिया है। तो इसी तरह किसी मंत्रालय के, हाँ नो डाउट कि हम सबके अपने अपने मैंडेट्स हैं। एग्रीकल्चर का मैंडेट अपना है, मेरा प्रोसेसिंग का मैंडेट है, कंज्यूमर अफेयर्स का अलग है, लेकिन आई डू फील कहीं ना कहीं देयर हैज टू बी एन ओवरऑल बॉडी which looks into the future कि लोगों के eating habits are changing. For example, I mean as women we know कि हमारे grandmothers कितने घंटे किचन में लगाते थे, हमारे mothers कितने, हमारे पास टाइम या ना, children don't want to go to the kitchen. वो जो मटर छीलती थी ग्रैंडमदर, तो अब तो घर के कुक को भी बोल दो छीलो नहीं, इससे सफल के मटर लेके आओ, फ्रोजन पीस चले। सो यू नो रैपिड अर्बनाइजेशन बदल रहा है हिंदुस्तान, डिमांड्स भी बदल रही है, फूड हैबिट्स भी बदल रही हैं। देयर शुड बी एन ओवरआर्चिंग बॉडी विच प्लान्स कि 20 साल बाद ये देश कहाँ जा रहा है, किस चीज की डिमांड बढ़ रही है, कहाँ जा रहे हैं, क्या हम लोग अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स की तरफ जा रहे हैं, जंक फूड की तरफ ज्यादा जा रहे हैं? आई थिंक दैट्स अ वेरी पर्सनल थिंग। आज FSSAI का मैंडेट है कि आप क्या खा रहे हैं, उसमें क्या है, उसके बारे में आपको अवेयर करें, और उसके बाद आप उसको खाएं ना खाएं, दिस इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जुड़ा हुआ एक सवाल है मेरा कि मैगी कंट्रोवर्सी से क्या सीखा आप लोगों ने? जी, तो मैगी की जब कंट्रोवर्सी हुई थी, एट दैट टाइम आल्सो आई हैड सेड कि कोई ऐसी घटना होती है जिसका नतीजा अच्छा निकले, इफ यू नो an unfortunate episode leads to a good outcome, and sometimes you lose a battle to win a war, it's worth it. And I think what is the outcome, ma'am? The outcome is that Maggie highlighted the shortcomings in FSSAI and what needed to be done. So the outcoming is that one of the things which happened after that was कि ये जो FSSAI ने सारा product by approval हटा के ingredient approval 375 इंग्रेडिएंट्स हमारे देश में अप्रूव थे, अब 12,000 अप्रूव हो गए। उनमें से आप 12,000 इंग्रेडिएंट्स से कुछ भी बना लें, आपको प्रोडक्ट अप्रूवल नहीं करना है। अब FSSAI इज वर्किंग ऑन द लेबलिंग इश्यूज, एक प्रोटोकॉल इशू कि हर एक चीज का प्रोटोकॉल फॉर टेस्टिंग होए, कि आप चाहे मैगी हो या कुछ और हो, जो कहीं पे टेस्ट होता, मैगी को कंज्यूमर को और टेस्टर को पता होना चाहिए कि ये स्टेप्स में आपको टेस्ट करना है। So we are refining ourselves and improving ourselves. वापस उस सवाल पर जाते हुए कि अलग अलग मंत्रालयों में कोऑर्डिनेशन कैसे हो, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि हम वेस्टेज से बात करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अब मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर नाम जैसे पोर्टल के साथ है, जिसमें किसानों को आप वो क्लिक करते हैं, उनको गेहूं 1260 रुपए टन मिल रहा है, किसान उस पर जाके ऑनलाइन ट्रेडिंग भी कर सकता है, राइट? तो आप उससे क्यों नहीं लिंक हो सकती? वहां से आप क्यों नहीं डायरेक्ट बाइंग करके और प्रोसेसिंग करें ताकि वेस्टेज रुके? आपने खुद कहा मटर बैठ के छिल रहे हैं, उससे अच्छा पैकेट्स में लोग खरीदने को तैयार हैं। तो ये चीजों को जोड़ना, ऐसा कुछ बिग टिकट क्यों नहीं आप सोचती और करती हैं? तो ये या सिर्फ एक विमेन फेस रह जाएंगी मोदी गवर्नमेंट की? नहीं, वुमेन फेस तो अब पता नहीं, उसके बारे में मैं नहीं कह सकती, बट आई विल से कि जो मैंने इंडस्ट्री लगाने की जो हम कोशिश कर रहे हैं, तकरीबन 2000 बड़े बड़े यूनिट्स देश के कोने कोने में, चप्पे चप्पे में हम 2 साल के अंदर लगा देंगे। तो ये प्रोक्योरमेंट कहाँ से करेंगे? या डायरेक्ट किसान से करेंगे या ऐसी मंडियों से करेंगे? तो मैं वो लोग तैयार कर रही हूँ जो ये प्रोक्योरमेंट करेंगे। ये तो ई मंडी है, इंटरनेट पे है।
जी, तो ये इंडस्ट्री तैयार होगी तभी तो कोई खरीदेगा ना, नहीं तो ये मंडी से खरीदेगा कौन? किसान तो उधर दे देगा, लेकिन इफ somebody doesn't buy from the मंडी तो then no one will take from there. ट्रेडर को भी आपको इकट्ठा करना है। मैं इंडस्ट्री को तैयार कर रही हूँ बिकॉज आई फील इंडस्ट्री फूड प्रोसेसिंग एक एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के ब्रिज में एक बीच में ब्रिज का काम करती है, और जितनी ये बढ़ेगी ये वो किसान को वो हैंड होल्डिंग देगी। आज हमारा किसान क्या अभी भी वो बैलगाड़ी और हल चला रहा है, और अब वेस्टर्न कंट्रीज में जाए तो इतना साइंटिफिक एग्रीकल्चर हो गया है, कितने बजे आपने कौन सा बीज कितने मिलीमीटर दूर कितने ड्रॉप्स पानी, इस स्टेट पे लोग पहुंच गए। और हम अभी भगवान के ईश्वर के इंद्र भगवान के ऊपर डिपेंडेंट है कि कभी बाढ़ आ गया कभी सूखा हो गया। तो हमको भी ये चीज अडॉप्ट करने के लिए अब इंडस्ट्री जिसका रॉ मटेरियल किसान की फसल होगी वो किसान को नो हाउ देगी, आप ये बीज लगाइए, ये टेक्नोलॉजी यूज करिए, हैंड होल्डिंग, ताकि उसकी उपज वैसी हो जिससे उसकी इंडस्ट्री अच्छे चल सके। सो इसलिए मैं कहती हूँ कि सिर्फ मंडी से खरीदने के लिए नहीं, लेकिन किसान को अपलिफ्ट करने के लिए भी दिस इंडस्ट्री इज गोइंग टू प्ले अ क्रूशियल रोल। और ऐसे 2000 यूनिट जमीन पे लग जाएं जो ये किसान की फसल डिमांड करेंगे, ये करने का मैं काम कर रही हूँ। और सिमरत जी, एक तरफ सरकार है, दूसरी तरफ राजनीति भी। ऐसे दौर में जब बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद लगातार लोकप्रियता के नए शिखर पर चढ़ रहे हैं, वैसे ही दौर में जब पंजाब में चुनाव होता है तो पंजाब में अकाली और बीजेपी हार जाते हैं, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में अलग अलग जगह जीतते हैं। अब वक्त हो गया, आपने इलेक्शन के रिजल्ट को एनालाइज किया, आपके हिसाब से आपकी सरकार से कहाँ चूक हो गई कि पंजाब के लोगों ने आपको जिताया? देखिए, पहली बात तो पंजाब का इतिहास है कि वो दूसरी बारी किसी को नहीं जिताते हैं। ऑलवेज जी रिवॉल्विंग डॉग गवर्नमेंट रही है, और पिछली बारी हमने ये जिंक्स तोड़ा, दूसरी बारी हम पहले से भी ज्यादा गिनती से जीत के आए। इस बारी हम वो तो सहयोगी थे, हमारे लिए दोनों विरोधी थे, आपस में रले मिले हुए थे, उनका एक ही निशाना था, वो था अकाली दल। और हमारी हार जो हुई है, एक मैं कहूंगी जो उनके झूठे वादे और उनका फॉल्स प्रोपेगेंडा अगेंस्ट अस। फॉल्स प्रोपेगेंडा, अब क्या उनके फॉल्स है? ड्रग्स है पंजाब में तो 70% पंजाबी नशेड़ी है, राहुल गांधी आके कहता है। तो राहुल गांधी ने सारे पंजाबी के नौजवानों को नशेड़ी कह दिया, तो एवरीबडी वेंट ऑल आउट कि ये तो परिवार और सरकार नशे बेच रही है। कैप्टन अमरिंदर सिंह एक गुटखा पे कसम खाते हैं कि 4 हफ्ते में नशे खत्म कर दूंगा। अब 3 महीने होने को है, नशे की कोई बात भी नहीं करता, क्योंकि नशे तो ऐसे थे नहीं कोई पंजाब। सो 70% अब कहां गए? तो कभी अब किसानों के खुदकुशी कर रहे हैं, सैक्रिलेजेस सरकार करवा रही है। तो कैप्टन साहब को आए अभी 60 दिन हुए नहीं है, 56 केसेस ऑफ सैक्रिलेजेस तो वो हो गए। तो सरकार करा रही थी, तो हमारी सरकार तो रही नहीं। तो ऐसी बेबुनियाद दोनों ने मिलके एक तरफ हमारे ऊपर एलिगेशंस में कोई कसर नहीं छोड़ी, और दूसरी तरफ जैसे झूठे वादे, मतलब जो लोगों को सुनना था उन्हें सुनाया। हर घर में जाके कागज भरवाया गया किसान से, आपका कर्जा माफ, ये ठप्पा, मैं अरविंद केजरीवाल, मैं अमरिंदर सिंह, कर्जा माफ। अच्छा, नौकरी चाहिए, कौन कौन? ये नौकरी आप सबको, हर घर को नौकरी, हर किसान का कर्जा माफ, 4 महीने में नशा खत्म, 500 की पेंशन 2500। और अब 3 महीने के बाद ना कोई पेंशन की बात करता है, 6 महीने की पेंशन नहीं मिली। कर्जा माफ तो छोड़िए, अब तो कागज बनाए जा रहे हैं कि अकाली दल ने क्या किया था, कर्जे की कोई बात नहीं करता। हर घर में नौकरी क्या देनी थी? मोती बाग के 2-4 चहते थे, उनको 6 को नौकरी मिल गई, बाकी तो अब सब बैठे हुए हैं। तो झूठे वादे और फॉल्स प्रोपेगेंडा। एंड बेसिकली एक इंसिडेंट हुआ आखिर में जाके, जब से 2014 में आम आदमी पार्टी पंजाब में आई, तो पंजाब में जो सैक्रिलेजेस और जो हालात हुए उससे लोग थोड़े घबरा गए थे। एग्जैक्टली अबाउट अ वीक बिफोर 4 तारीख को इलेक्शन थी, 26 को अरविंद केजरीवाल मोगे में एक ऐसे इंसान के घर में, रेडिकल के घर पे जाके रात रहे, जिस रेडिकल ने हिंदू सिख को लड़ाने में 30 साल पहले एक ऐसे काम किए थे जिससे सारा पंजाब जलने लग गया था। और जब वो चीज अखबार में निकली, लोग बिल्कुल हिल के रह गए, क्योंकि ये रेडिकल्स के साथ हॉबनॉब कर रहे थे, विदेशों में जाके मिल रहे थे, ये सब पता था। लेकिन उसके घर पे जाके रहने से एकदम लोगों को बहुत शौक लगा, और उसके ठीक 3 दिन बाद ऐसा बॉम्ब ब्लास्ट हुआ पंजाब में कि पंजाब की जनता को वो काले दिन एक बार फिर याद आ गए। और पीपल, जी मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में, और पीपल मेड अप द माइंड कि आम आदमी को नहीं आने देना। अब आप लोग सारे पत्रकार वो गोइंग इनटू टाउन सेइंग कि अकाली दल इज वाइप्ड आउट, 5-6 सीटें आएंगी, 5% वोट नहीं रहे, वाइप्ड आउट। तो लोगों को ये कि ये वाइप आउट हो जाएंगे, कहीं आम आदमी ना आ जाए,
उन्हें 4 दिन बाद लेकिन स्टॉक एंड बैरल शेयरों ने लेकिन कांग्रेस को वोट क्या डाला। सीखने को कुछ भी नहीं है? क्योंकि मालवा जैसी जगहों पे कहा जाता था कि किसी को भी खड़ा कर दो तुम अकाली के नाम पर, वो जीत जाएगा। जानवर मतलब कहा, आप क्या कह रहे हैं? आप लोग कई इलाकों में की निकालिए। आप तो कह रहे थे कि नहीं, मैं पुरानी बात कह रही हूँ। पहले इलेक्शंस में इन इलाकों में ऐसा दबदबा हुआ करता था कि आप लोग किसी को भी खड़ा कर दें तो वहां जीत जाए, और वहां से भी सफाया होना। नहीं ऐसा मतलब सबक कुछ नहीं है। पहली बात में कोई सबक नहीं है। नहीं, सबक ये देखिए, हमारे पास अभी भी 31% वोट शेयर, इन्होंने सरकार बनाई 38 से, अकाली दल गॉट 31% एंड आम आदमी गॉट ओनली 24। जिसको आप बोल रहे थे ना आम आदमी की वेव, आम आदमी की सरकार, उनको तो 24% मिली, हमें 31% मिली। जैसे मैंने कहा, ये आखिर के 4 दिनों में जो पूरा शहरी वोट एक तरफ चला गया डर के मारे से, वो 3-4% की जो स्विंग हुई, उनका 38 जो 4% कम होता 34 पे होता, और हमारा 31 4% और 35 पे होते, सरकार हमारी होती। सरकार हमारी बन रही थी, सर्कमस्टेंसेस आखिर में हो गए जो हो गए। उनका मिसइंफॉर्मेशन कि अरविंद केजरीवाल अपना झाड़ू लेके पंजाब नहीं पहुंचे कि देखिए आज सिंह बन गए तो ठीक है, लेकिन अरविंद देखिए अरविंद केजरीवाल को एक्सपोज करने का काम पंजाब की जनता ने किया, और हमने शुरुआत करी जब उसने सैक्रिलेजेस का नाम करते थे और धर्म के नाम पे लोगों को भड़काते थे। कैसे उधर कुरान शरीफ की बेअदबी करने के लिए उन्होंने क्या करोड़ों रुपए दिए, और बेअदबी भी जो पंजाब में हुई इनके आने के बाद ही शुरू हुई। सो ये एक ऐसी डेंजरस खतरनाक पार्टी थी जो पंजाब के लिए, देश के लिए बुरी है। तो इनको झाड़ू मार के पंजाब के लोगों ने जब वापस दिल्ली में भेजा तो दिल्ली की जनता के सामने भी एक्सपोज हो गए, और यहाँ से भी अब उनका सफाया हो गया। तो इनकी उल्टी गिनती तो हम पंजाबियों ने केजरीवाल से अमरिंदर भले, केजरीवाल से अमरिंदर भले मुंह में हाथ डाला था, वो शेर ने काट के हाथ क्या पूरे केजरीवाल साहब को खत्म करने में है। उनसे बेटर है कि अमरिंदर? नहीं, सबसे बेटर तो अकाली दल होती है। अमरिंदर क्या, अब उधर लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स हो गया है पंजाब में बिल्कुल। 3 महीने में शरेआम दिन दिहाड़े कांग्रेस वर्कर जाके गोलियां मार रहे हैं अकालियों को, पुलिस जाके ऐसे मारपीट कर रही कि लोग हार्ट अटैक से मरे, कोई किडनैप हो रहा है, कोई गैंग वॉर्स हो रहे हैं, पुलिस स्टेशन, पुलिस थाने में ही, प्रिजन में ही एएसआई को कूटा जा रहा है। देयर इज नो लॉ एंड ऑर्डर एग्जिस्टिंग इन पंजाब। हमारा एक पावर सरप्लस स्टेट जो 10 सालों में हम पावर डिफिशिएंट से ऐसा सरप्लस कर दिया था कि लोगों ने जनरेटर बेच दिया था। आज हर शहर में 10-10, 12-12 कट लग रहे हैं, और बिजली का नामो निशान अब खत्म हो रहा है। लॉ एंड ऑर्डर नहीं रहा, बिजली नहीं रही, वेलफेयर स्कीम्स बंद हो गई हैं, डेवलपमेंट के सारे काम ठप हो गए, और कैप्टन साहब पहाड़ में चढ़े हैं। अब आप मुझे बताइए, दूसरी पार्टी से जो इंपोर्ट करके लाए हैं, एक वित्त मंत्री है जो शेरो शायरी करता है। अब सरकार चलाना शेरो शायरी से तो होता नहीं। दूसरा एक है जो लाफ्टर चैनल में हा ही कर, तो हा ही से तो नहीं चलेगी ना, देश स्टेट नहीं चलेगा। सो इट्स अ सीरियस जॉब एंड वी वर्क हार्ड फॉर 10 years। आई होप द अदर गवर्नमेंट, उन्होंने बहुत बड़े बड़े वादे किए थे, आई होप दे डिलीवर ऑन देम, बिकॉज इट्स वेरी अनफेयर कि लोगों का आप ऐसे विश्वासघात करेंगे तो बहुत दुख की बात है। और स्पेशली दुख की बात मुझे ये है कि पंजाब को एक डेवलपमेंट की ट्रेजेक्ट्री पे लाने के लिए हमने दिन रात मेहनत करी, और ये ट्रेजेक्ट्री अब रुक के फिर 10 साल 5 साल पीछे पंजाब चले जाए, तो इट्स वेरी सैड। हरसिमरत जी, आपने कहा कि हम पंजाब को पावर सरप्लस छोड़ के गए थे, अब पावर डेफिसिट हो गया है। मैं आप ही का एक बयान देख रहा हूं जिसमें आप कह रही हैं कि वित्त मंत्री, चूंकि चीफ मिनिस्टर जो हैं वो पाकिस्तान को बिजली बेच रहे हैं, और आपने कहा कि हम जानते हैं कि पाकिस्तान से उनको इतनी मोहब्बत क्यों है। पाकिस्तानी दोस्त चीफ मिनिस्टर अमरिंदर सिंह के यहाँ आके रहते हैं, सरकारी खर्चे पे उनका सिंह साहब स्वागत करते हैं। ये आपका बयान है। आपको लगता है कि पाकिस्तान को जो बिजली जो बेची जा रही है, और साथ ही साथ मुख्यमंत्री के जो पाकिस्तानी दोस्त हैं, उनसे नुकसान हो रहा है पंजाब? देखिए, मेरा बयान ये था कि पंजाब में बिजली के कट, जो लोग कट भूल गए थे, यहाँ पे कट लग रहे हैं 10-10, 12-12 घंटे। अभी पैडी की सोइंग होनी है, उसके लिए बिजली नहीं है, और कैप्टन साहब दिल्ली आके बोल रहे हैं कि मुझे पाकिस्तान बिजली बेचनी है। तो भाई, अपने लोगों की बिजली बंद करके आप पाकिस्तान क्यों भेजना चाहते हैं? ठीक है, आपके साथ पाकिस्तान के साथ कोई नाता संबंध जो है वो मैं क्यों बोलूं, आप खुद पत्रकार हैं, आप तो मेरे से भी ज्यादा जानते हैं। लेकिन इसका आप एकदम हिडन मैसेज एकदम नहीं, बोलने को तो मैं बहुत कुछ कह सकती हूँ, लेकिन अक्सर कहते हैं कि लड़ाई लड़ो तो पॉलिटिकल लड़ो, पर्सनल क्या लड़नी है। वो क्या कर सकते हैं संबंध। मैंने बल्कि ये इस संबंध में बोला था जब मेरे से किसी ने पूछा था कि हरजीत सज्जन को खालिस्तानी बोलने के लिए उन्होंने मना किया, तो मैंने कहा कि पहली बात तो एज मुख्यमंत्री 2002 में वो खालिस्तानी स्टेज में कनाडा में खुद गए थे जहां खालिस्तान जिंदाबाद लिखा हुआ था। अब एक सिख जो सिख कौम का नाम रोशन किसी दूसरे देश में करके आता है, उनको तो खालिस्तानी करके मिलते नहीं, लेकिन जो पाकिस्तानी हमारे बहादुरों के गले काट के फेंक रहे हैं, उनके
दोस्त मित्र तो एज स्टेट गैस रह रहे हैं, तो मेरा ये कंपैरिजन था। ये तो गलत है, स्टेट गैस की तरह पे रहना और पाकिस्तान को बिजली बेचना मानती हैं गलत है? जी, नहीं बेचनी चाहिए पाकिस्तान को बिजली, क्योंकि नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर ओन पीपल। आपके पास सरप्लस है, आप जरूर बेचिए, लेकिन अपना घर पूरा करके एक्सेस को बेचिए। पर आपको लग रहा है कि यहाँ पे पर्सनल फैक्टर से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं? नहीं, मैं क्या जानूं किस फैक्टर से, जिस मर्जी से इन्फ्लुएंस हो। आई एम ओनली कंसर्न कि द पीपल ऑफ पंजाब शुड नॉट सफर। अभी सफर कर रही है पंजाब की जनता। बिल्कुल, पंजाब की जनता, आप जाके पूछिए बिजली का क्या हाल है इस गर्मी में। आपने कल की अखबार जो आप पढ़िए, एक सरपंच बेचारा दलित इतना दुखी हो गया था, ट्राइंग टू टेल द गवर्नमेंट कि सारे वाटर वर्क्स के जहां पे बिजली के बिल ड्यू थे वो सब वाटर वर्क्स बंद कर दिए। इस जून के महीने में, मई के महीने में, जो आपको पीने का पानी नहीं मिले, 43 डिग्री टेम्परेचर हो, आप सुनिए क्या हाल है। और सरपंच जब जाके ऑफिसर्स को अपनी बात बताने की कोशिश करा था, ऑफिसर्स रिफ्यूज टू मीट हिम एज प्रोटेस्ट। उसने अपनी बियर्ड काटी, एक सिखी स्वरूप के लिए, टू कट हिज बियर्ड। यू कैन इमेजिन व्हाट लेवल ही हैड रीच, क्योंकि वो हफ्ता 10 दिन तो अपने पैसों से वाटर टैंकर से अपने गांव को पानी देता रहा। अंजना निशांत मैम ने बड़ी खबर दी, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह अपने निजी रिश्तों के चलते ऐसे फैसले ले रहे हैं जिससे पंजाब की जनता को चोट पहुंच रही है और पंजाब की बिजली पाकिस्तान को नहीं बेची जाए। मैं नहीं कह रही वो निजी रिश्तों के कारण रह रहे, मैं कह रही हूं, मैंने अखबार में पढ़ा कि यहां से आके उन्होंने परमिशन मांगी पाकिस्तान को बिजली बेचने के लिए। वहां पे कई सौ वाटर वर्क्स बंद पड़े हैं क्योंकि बिजली उसमें नहीं दी जा रही है और बिजली के कट हर शहर में लग रहे हैं। तो अपना घर आप पूरा करिए, हम तो अपने घर को पूरा करके छोड़ के आए थे। अब वहां पे बंद करके आप बाहर देने की आपको क्या जरूरत है? यहां पे पूरा करिए तब बाहर बेचिए। हमने भी परमिशन मांगी थी कि हमको भी बेचने दीजिए, पर वी डिड नॉट डू इट एट द कॉस्ट ऑफ आवर ओन पीपल। मैंने अपने घर डिफिशिएंट स्टेट से एक सरप्लस स्टेट बनाया हमने। नाम एक सवाल है जो जिसके ऊपर आप काफी वोकल रही हैं पहले, और क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर का जिक्र हुआ, आपकी सरकार के 3 साल की बात हो रही है। ट्रिपल तलाक के ऊपर बहुत जल्दी जल्दी हियरिंग हो जाती है, लेकिन 1984 की अगर बात की जाए तो उसके ऊपर अभी भी डायरेक्शनलेस है, जस्टिस पूरी तरीके से डिलेड दिखाई दे रही है। जीपी माथुर की कमेटी बनाई जाती है, उसके बाद कई एसआईटी अपॉइंट होती है, उसमें कुछ भी नहीं हो रहा है, मतलब लग नहीं रहा है कि कुछ आगे भी बढ़ रहे हैं। आपका क्या कहना है इसमें? देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि पिछले 33 इयर्स में कांग्रेस ने पूरी कोशिश करी है कि पहले बात तो इसको एक रायट बोला गया, जहां पे जेनोसाइड, सिर्फ एक कौम के लोग मारे गए, वो रायट कहां से हो गया जब और कोई मरा नहीं। तो उसका पूरा शुरू से ही पूरी कोशिश रही कि इसका रंग रूप ही बदल दिया जाए, और जो कांग्रेस को 30 साल और मिलते तो वो कहते कि सिख रायट से जेनोसाइड हुआ ही नहीं था, या कह देते ये सिखों ने खुद को ही कर दिया। तो ये तो इस हद तक, और करने वालों को बचाने के लिए इन्होंने पिछले 33 साल में कोई कसर नहीं छोड़ी कि सारे सबूत, सारे गवाह, जो कुछ भी है वो बिल्कुल उसका ऐसा सफाया हो कि कुछ हो नहीं सकता। जी, तो हमारी सरकार, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी, जब वाजपेयी साहब की सरकार बनी, कितनी सारी कमीशंस बैठी, उन्होंने काम सिर्फ एक ही किया कि सब गोलमोल करके खत्म किया जाए। नानावती कमीशन वाजपेयी साहब ने बिठाई, जब कुछ डॉक्यूमेंट होके कुछ कमीशन ने कुछ सही चीजें जो लिखी जिसके आधार पे कुछ आगे बढ़ सका। उसके बाद जब अब हमारी सरकार आई है तो इन्होंने एसआईटी भी बनाई है। सबसे बड़ी बात, जो सीबीआई ने क्लोजर के लिए मांग करी थी, इन्होंने क्लोजर की मांग वापस लेके दोबारा सारे जो आई विटनेसेस थे उनके बयान, 2 एक्सटेंशंस मिल चुके हैं, एक टर्म पूरा कर चुकी है, फिर भी कुछ नहीं हुआ। नहीं, इसके बयान दोबारा रिकॉर्डिंग शुरू हुई है। आप बताइए 33 साल बाद कितने सबूत रह गए हैं? अब 33 साल बाद फिर से आई विटनेसेस के सबूत लेके उनका बयान दर्ज करके कामकाज दोबारा से खोल के 30 साल पुराना काम शुरू किया जा रहा है। अब एक होप की एक किरण है कि दोबारा से ये हो रहा है। पहले अभी स्टेटस क्या है? तो स्टेटस अब ये है कि अब एसआईटी बनाई गई है, सीबीआई बयान दर्ज कर रही है, एसआईटी के सामने भी सारे रिकॉर्डिंग किए जा रहे हैं, और एक एक करके हम सारे सबूत इकट्ठे करके। डेडलाइंस की कब तक होगा न्याय? कुछ ऐसी डेडलाइंस आपके मन में है या देखिए, डेडलाइन तो ये अदालत के ऊपर होती है। फिर भी कुछ तो दिमाग में रखा होगा। आई एम होपिंग कि अब ये जो किरण नजर आई है कि हाँ बयान दर्ज हो रहे हैं, आई विटनेसेस अपना बयान दे रहे हैं, और वो भी ऐसे ऐसे लोग, इतने बड़े बड़े लोगों के खिलाफ, जहां जगदीश टाइटलर वाले अभी भी जाके उनको डरा धमका रहे हैं, और ये वो लोग हैं जो लोगों के घर में झाड़ू पोछा करके जीवन जी रहे हैं। ये इतनी बड़ी लड़ाई लड़ने कोई बड़ी बात उनके लिए एक पहाड़ की तरह बात है, लेकिन फिर भी फॉर द सेक ऑफ जस्टिस दे आर स्टिल गोइंग अहेड। तो अब ये जो हो रहा है इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी, और जरूर वी आर होपफुल दैट इवेंचुअली द गिल्टी विल बी ब्रॉट टू बुक। पर मैं यहाँ ये आपको जरूर बताऊंगी,
चाहे 5 साल लग जाए, चाहे 10 साल लग जाए, जब तक सिख कौम जिंदा है ये लड़ाई लड़ती रहेगी, एंड दोज गिल्टी विल बी ब्रॉट टू बुक एंड दे विल हैव टू पे फॉर व्हाट दे डिड. What we'll do now, ma'am, is take the opportunity to ask you a few questions in English. Harsimrat ji, it's been about 3 years that you've been in charge of the food processing ministry. What do you, when you look back, what do you think of as your singular biggest achievement? I think my biggest achievement, I would say that I have made an environment for the food processing sector that today not just FDI, not just multi-brand retail, but this sector has got the potential to grow, and to achieve that potential we have given it all the necessary environment and the push. On one side we have worked on grounding that infrastructure for creation. We have put in more money for further infrastructure creation. We have opened up avenues for retail in food so that this infrastructure can feed that retail. So between all these things, which is directly going to benefit my farmer, create jobs for my youth, and benefit my consumer and reduce wastage, thus benefiting everybody at large, I think this ministry is poised at becoming the game changer in the food sector. Goods and services tax, how do you see that impacting the prices for day-to-day stuff, and how a woman and how she manages the kitchen is going to be affected? How do you see that GST affecting this? So I think right from the time that the talk of GST started, I had the industry representing to me and saying that we must ensure that prices of food items do not go up, the taxes do not go up, because it will straight away impact with inflation. And I flagged this with the Honorable Finance Minister, who I think needs to be congratulated for bringing about this GST, the kind of hard work he put in to ensure that it becomes, that Prime Minister's vision becomes a reality. And he assured me at that time that the existing food taxes were between 4 and 6%, and he assured me that, like I had asked, that either it should stay in the lowest category or the exempt category. And I'm happy to see that it is in the 5%, within the 5% bracket, which means a lot of things will become cheaper, and food items are definitely not going to be more expensive than what they are today. Ma'am, what has been done in the last 3 years which will ensure that our food processing industry is conforming to the global standards of health and hygiene, and especially the Codex standards? So FSSAI, which comes under the Health Ministry, has harmonized its way of doing things with the way things are done internationally. Earlier we had a system of where every product had to be approved. So you can imagine the kind of innovation which takes place in the country. If there was even slight change, you had to go back for product approval, and products were not getting approved for a year, year and a half. So there was a total stagnation in the sector. Within the last 1 year, we have got rid of the product by a product approval system and got onto the way it's being done universally, which is ingredient approval. We had only 375 ingredients which were approved earlier. Those have become 12,000 now. And within those 12,000 ingredients, anything that you manufacture, you do not have to go in for product approval. You just register yourself. But just give me a reason. A product like Haldiram is well accepted in India, but it does not conform to the food standards in America. What can be the reason behind that? So I think every country has their own way of testing and their own standards which they make. We have, FSSAI has its own standards of what is acceptable and what is not. And people, whoever produces and sells in the Indian market must conform to FSSAI standards. When you import into another country, they have their own standards, and whoever is importing must ensure that what they're importing from here meets up with their standards, not that if it's acceptable in India, it must be acceptable somewhere else, because every country has their own standards. There are many things of other countries which we don't accept in India. No, but is there still a difference between our standards and their standards? No, there's not a difference between yes, in standards there may be, in certain things there may be difference, but we have harmonized ourselves with the global way of ingredient approval rather than product approval. Understood. We now talk a little about the standards of politics in this country, because we see BJP on an expansion mode in not just straight elections that they won in UP and other states, but also trying to cobble up dissidents, alliances in states like Goa, Arunachal, and somehow forming the government. And this is a time when, with parties like Shiv Sena, they have a lot of animosity in a way, because through Samna, Shiv Sena actually straight ahead criticizes the Prime Minister of this country. They target him. Where do you stand in this picture? Is it because after Punjab elections and the massive loss there, your bargaining power has actually gone down, right? I don't think so. We were always a small party.
compared to Shiv Sena, which has, I don't know how many seats in Maharashtra. It's a state which is way bigger than Punjab. We have only 13 MP seats. And, but despite the size, we have been the oldest and the strongest ally that BJP has ever had. So this is a relationship which goes way beyond numbers and sizes and winning and losing. BJP was not in the center, but we were in the state, we were in power for 10 years, and we were the big brother over there. But that never affected the relationship. I mean, BJP still got its due respect. So I think where Star Badal is concerned and the BJP is concerned, there is a personal relationship which goes beyond politics also. And this relationship is there with each other, not just because of Akali Dal and BJP, but because it's for the good of the nation and good for Punjab. Is it okay for the Shiv Sena to be part of the ministry and then criticize the Prime Minister? That's for Shiv Sena to take a call. Why would I comment on it? But there's a general perception about the Modi government, and especially about Prime Minister Modi, that Amit Shah and the Prime Minister are more keen on expanding the BJP. How would you perceive their general outlook towards alliance partners? I think there's nothing wrong in anyone wanting to expand their base. I think in politics that's a very normal thing that any party would want to do. And if the going is good, why would anyone not try to do it? And the fact that they are being successful in doing it, I think is causing a lot of people a lot of heartburn. But good luck to them. And I don't think where we are concerned that's an issue with us, because it's what every party does, not just the BJP. Any party does the same thing. After this big defeat in Punjab, have the Akalis in some way become a liability, the odd one out, because everywhere else the BJP won, whether it's, Uttar Pradesh, for example, they won through the back door in Goa. They did well. The only state that was the sore thumb for the NDA was Punjab. I think one thing in Punjab, our elections were simultaneously with UP, and UP was extremely important. It was a very big election. So somewhere little Punjab got lost in the focus of that big UP, and a lot of attention was paid to UP and not as much to Punjab, which was basically left to the Akalis. I think we had a really good chance of swinging it again. And there were a couple of things, like I mentioned earlier, that one of the things was the bomb blast and what Kejriwal did, which just shifted the city vote to one side. And of course, not enough focus being given, and along with anti-incumbency, the false promises, the wrong propaganda, so all these things combined. Why weren't you able to fight the wrong propaganda? Every opposition tries to do propaganda against them. We had two of them not fighting each other, but both of them just vying to, if you heard either Congress or you heard Aam Aadmi, it was all who's fighting against Prakash Singh Badal, who's fighting against Majithia, who's fighting against Sukhbir. No one said who's fighting against Amrinder Singh, or who's fighting against any of their other, Kejriwal's other ADCs. So they never talked about each other. It was all about Akali Dal. So they were fighting. Like I say, that they are two sides of the same coin. They came in Delhi. I think Aam Aadmi was propped up by the Congress party to keep the BJP at bay so that it doesn't take over Delhi. And that's exactly what they were planning on doing over there. I mean, they suddenly came up to ensure that Akali Dal doesn't come in again. Are you happy, tell me honestly, that Kejriwal didn't become Chief Minister of Punjab? Of course, I think everybody is happy Kejriwal didn't become Chief Minister. They said they'd send the whole Badal family to jail. That was their election promise. Oh, I think he's going to be going to jail very soon himself. If he escapes from here, my brother will send him for all the defamation cases where he's already been charge sheeted. So Kejriwal will land up in jail for all the wrong that he's done, and so will all the others who have done anything wrong. We all know, anyway, the lesser said the better. No, but is there something that you look back at and said, this is where we went wrong, this is the mistake we made? If we had not made this mistake, maybe we'd be sitting pretty here today. Well, like they say that when you win, it's just a single line, but when you lose, you can write a whole book. So yeah, when we look back, there are a lot of things that we could have done. But at the end of the day, I think what happens for the best. We had done so much work, we had given the kind of welfare schemes people had never got. I think there was a need that somebody else needs to come in and, give, take it all away rather than give, take it all away for people to realize how hard we had worked. And I think that comparison is, people have already started talking, it's a murmur now. How do you perceive the first few weeks of the Amrinder government in Punjab? A total failure. Why do you think that? Because there is no government. No, they've done well. For example, he said, he's a Maharaja, people perceive that he won't be accessible. He says, no Lal Batti, a government of austerity. They're actually saying things which are very different from Captain Amrinder's first innings as Chief Minister.
He's got a habit of saying a lot of things, but the problem is the delivery on what he says. Throughout elections, he never talked about taking away the Lal Batti or not using the helicopter. The talk was all about waiving of farmer loans, giving 25 lakh jobs in every house, getting rid of drugs in 4 weeks, increasing the pensions by 25. These were the things that he talked about, and these are the things he promised in his manifesto. He never said that, make my government, I'll take away the Lal Batti and I won't find the chopper. I'm sure people couldn't care less about that. But the fact of the matter is that they have not got their pensions for the last 6 months. They haven't got their atta dal. Nobody's got a single job. He doesn't talk about loan waiver, which is probably never going to happen. And 4 weeks of getting rid of drugs in the last 3 months, he's got 2 kgs and he doesn't even talk about drugs anymore, and he's nowhere to be seen. Neither can a minister get to him. Forget about the public getting to him. No one knows what he is, what he's doing. He's totally inaccessible, gone back to being exactly what he was. Are you happy that Sidhu's gone? Sidhu was a constant bugbear for the Badal family. No, I don't think so. Especially for your brother. Not at all. I think we were not, it gave him some importance to say a few things, got him a few headlines. That's what he seems to thrive on. He makes those headlines by making those statements now, and it never really bothered us. We were more concerned about delivering on the ground what we had promised, and I'm proud to say we delivered more than we promised. We gave certain welfare things which we never said also, and a whole lot of other things which we had never said, be it jobs. I mean, 2.5 lakh jobs. Never in the history of Punjab in 10 years did people get 2.5 lakh jobs. So be it the roads, be it the airport, be it the bijli, be it the pension, be it the atta dal, be it the Tirath Yojana, I mean the kind of things that we gave, free medicine shops, these are things that Punjabis had never seen, and they're all going to stop now because these people don't have a clue how to run the government. Amrinder Singh himself says that this is my last inning. He's come here to have a good time, and he's going to have a good time. So when the government has a good time, the people suffer. Coming back to Modi's 3 years, skill development or Make in India, these could be projects that could actually be very well used in your ministry. Have you done anything in either of them? Absolutely. So when you talk about Make in India, while in the last 3 years I focused on creating the infrastructure and then the policies, and now there's 100% FDI and multi-brand retail. And then when I went across the globe to tell people about the opportunities in India, there was such an immense interest, because you've got to realize that we are a $600 billion retail sector, out of which 70% is food. And this is set to become 1.3 trillion by 2020. Anybody in the world cannot afford to ignore India, because it's not only growing at double the global rate, but Western markets have saturated or stagnated, and this is a growing market. So anybody in the food sector cannot ignore this huge market. And they're all interested in coming to India, either to make in India for the Indian market or source from India and take back, the food importing nations. So the kind of interest that I saw, I also saw that a lot of them were very keen to come into India, but to enter with a joint venture, which I think is really good for our country, because that is what will lift our industry, which is why we decided to have the first ever World Food Summit, World Food India, which is taking place on the 3rd, 4th and 5th of November, which is going to be the biggest international platform of food to transform India's food economy that has ever taken place in India. All states will participate, all countries will participate, and that's where I hope we are working that before that the JVs take place, so it's right after the grounding starts. FDI and retail in the food sector last year. There hasn't been much enthusiasm among some of the biggest names. The whole idea was that billions would come in. How can you say that? I've just told you that 3,500 crores by Amazon, which is an e-com company, has now decided to even go into brick and mortar as well. They have already applied for licenses. Big Basket, Grofers, Metro Cash and Carry. These are all the big names who have already shown an interest and have applied in DIPP that give us the clearances we want to start with. A lot of these companies have also said that the terms and conditions that are being laid out are not lucrative enough for them to be able to make. No, these guys have applied with the existing terms and conditions. They've applied that under the existing terms and conditions, we are committing this much of investment in the next few years. Please give us the necessary clearances. There is a question which is pertaining to your sector, which is dominated by the unorganized sector in the food processing industry, and it is to an extent of about 70%. What is being done to streamline this? See, in India, no doubt, in the food sector, a large portion is in the unorganized sector, and this is exactly what GST is going to do, create one nation, one market, one tax, and all these will now come into the tax bracket. So I think with GST, all those who were out of the tax net will come back, and you will have a unified market. There is a statement in conclusion, because we have only about a minute to go.
There's a statement you made in Punjab which has gone quite viral, and I'm very curious to know why you said this. You know, and I quote what you said: "When we were in power, power supply was uninterrupted, but now the Chief Minister wants to sell power to Pakistan, and people know why he has no love lost for that country. Pakistani friends live with the Chief Minister at the cost of the Punjabi exchequer. They are being welcomed by Singh." Do you believe that this personal connection is proving detrimental to the people of Punjab? I know you're dying to get some kind of a comment out of me. You made the comment yourself. Yeah, I also clarified on what basis I made. I made it, like I repeat yet again, that people in Punjab are reeling under power cuts. And on the other hand, you have a mischievous smile when you say this. I'm trying to become a more responsible politician now, and and not be just like as a member of parliament say whatever I had to. So since I carry more responsibility, I try to speak more responsibly. So I know you're trying to get a comment out of me, but I'm not going to oblige you today, Rahul. No, but you came across as a very emotional person during the elections. That one video where you were almost in tears. No, I'm glad you brought that up, because this is an occasion to clarify. After doing something like 30 meetings in a day for a month and a half, my throat was totally gone. I could barely croak. So there were a few videos which had to be shot one after the other, and it was early morning, and as you know that in the morning the throat is always in a worse off way. And that was the first video I shot, and I actually stopped because the voice had cracked. And I don't know from where that incomplete video was made out to be as if I was in tears, and as if I had become very emotional. I'm not that emotional a person. This whole family works really hard. And yes, 10 years of our lives we sacrificed. We did not have much time for each other because we wanted to deliver. If I talk about myself, as an MP, I don't think anybody in my constituency can deny that they've never seen an MP who worked as hard as I did, because I realized what I could deliver with my government being in the state. As just a normal MP, I could never even match it. Which is why I forgot about my kids, I forgot about my home, we forgot about our family or about our health, and just concentrated on making a change in Punjab. And we're actually proud that despite losing, I can say with total emphasis that no one can match the kind of work we did, and people in Punjab will remember it. And I feel blessed that we got an opportunity to do that. We're going to leave it there, Harsimrat Kaur Badal. Thank you so much for your time. We wish you all the best. Thank you. Thank you so much. Thank you.